हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। एक बेहद चिंता का विषय। सामान्यतः हमें ये लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन पहलगाम की घटना ने एक बार फिर से हम सबके मस्तिष्क में एक चिंता के विषय को स्पष्ट किया है। हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के तौर पे भी देखें तो हमारे पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में ये सीधे है टॉपिक, और एक भारतीय होने के नाते सबके परिवार का मामला है ये। और जो सबसे मुख्य सवाल आता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारे लिए जम्मू कश्मीर की जो इमेज है वो है शांति, सुकून की। महान ऋषि कश्यप की धरती, और वहाँ पर ऐसी घटनाएं। तो आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये समस्या कश्मीरियत की है कि किसी धर्म की है? ये समस्या राजनीतिक है कि सामाजिक है? इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब इसको जब सॉल्व करना होगा तो हमें कौन सा टूल यूज करना होगा? इकोनॉमिकल, सोसाइटल या स्ट्रेटजिक कोई मामला है? ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? बहुत सारे सवाल आ जाते हैं दिमाग में, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब उसका कारण पता हो। और एस्पिरेंट्स के तौर पे अगर हम लोग भविष्य में सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमें कारण सबके पता होने चाहिए। तो एक मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा इसको, लेकिन बहुत फ्रेगमेंटेड पढ़ा है, ना कि एक स्टोरी बेस में, जिस कारण कभी ये आपको एक कहानी समझ में नहीं आई या ये विषय आपका अपना विषय नहीं बना। तो आज हम उसको अपना विषय बना रहे हैं, तो इसको एक कहानी के नाम पे समझेंगे। और कहानी की जो टॉपिक है वो है विश्वास में दरार। और एक परिवार से शुरू करेंगे, फिर कश्मीर में आएंगे, फिर एक परिवार में आ जाएंगे। एक परिवार जिसमें सब एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, पूरा बचपन गुजारते हैं। उसी परिवार में 40 साल जब होता है एक जनरेशन में, तो बंटवारा होने लगता है। सोचो बंटवारा क्यों होता है? क्यों आखिर लोग अलग होने की बात करने लगते हैं? क्यों उस घर में कलह विरोध होने लगता है? उसका बस एक कारण होता है, वो होता है विश्वास न होना। कुछ उसी परिवार के सदस्यों को उस परिवार में इसका भरोसा नहीं होता कि यहाँ पर मेरा उत्थान होगा या यहाँ पर मुझे न्याय मिलेगा या ये मेरा परिवार है अब। और वहीं से समस्याएं होती हैं। फिर उसका कई लोग समाधान भी कर लेते हैं और कई लोग नहीं कर पाते, तो चीज़ें टूट भी जाती हैं। अब आते हैं फिर से हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो घटना है ना, ये घटना 90 के बाद से दिखती है आतंकवाद की। 90 के दशक से शुरू होती है, पर ये वास्तव में जो घटना है, ये घटना 1935 से ही इसकी भूमि बनना शुरू हो जाती है। 1935 जम्मू कश्मीर में परिवर्तन का दौर था। जम्मू कश्मीर में एक राजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो शासन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वहाँ पर सामान्यतः ज़्यादातर मुस्लिम धर्म से थे, जो कश्मीरियत संस्कृति को मानते थे। धर्म और संस्कृति में बहुत अंतर होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन धर्म से चल रहा है, वास्तव में लेकिन चलता संस्कृति से है। उदाहरण के तौर पे पंजाब का एक मुसलमान और पंजाब का एक हिंदू संस्कृति के मामले में बिल्कुल एक होंगे, धर्म अलग अलग हो सकता है। पंजाब का मुसलमान और पश्चिम बंगाल का मुसलमान धर्म से एक होंगे, लेकिन संस्कृति से बिल्कुल अलग होंगे। और वास्तव में सोचो तो कौन आपस में पास होंगे? तो जो संस्कृति के आधार पे हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना कि संस्कृति अलग चीज़ होती है, धर्म अलग चीज़ होता है। बात आते हैं फिर कश्मीरियत एक संस्कृति है, और उसी संस्कृति में सब कुछ वहाँ चल रहा था, पर धर्म के आधार पे वहाँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल अलग थी। मुस्लिम बहुमत था वहाँ पर, लेकिन शासक हरि सिंह एक हिंदू शासक था। और ये जो हुआ, ये भी कहीं ना कहीं एक कृत्रिम तरीके से हुआ, और इसमें ब्रिटिश लोगों का हाथ आप पाओगे तो कहीं ना कहीं हर समस्या में उनका नाम आएगा। उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है।
1935 में वहाँ पर एक पढ़ा लिखा शख्स आता है, शेख अब्दुल्ला, और चूँकि पढ़े लिखे थे, वामपंथी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, मतलब लेफ्ट विचारधारा से परिवर्तन की बात करते थे, और वो चाहते थे कि हम उस पूरी जगह को सही करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, या वहाँ उस समय ऐसी कंडीशन थी कि हिंदुओं को थोड़ी बहुमत मतलब ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। तो उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ सही करेंगे। और जब कोई समाज से क्रांतिकारी उठता है तो जो शासक होता है उसको डर लगने लगता है, और शासक और क्रांतिकारी के बीच में नोकझोंक होती है, और जो पावरफुल होता है फिर वो जीतता है। और यही हुआ, और हुआ ऐसा कि फिर महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डलवा दिया। अब समझ रहे हो, वहाँ दो लोग हैं महत्वपूर्ण, एक जन नेता और एक शासक। और ये चीज़ें ना जब मैं बता रहा हूँ तो घटना में मत लेना, ये हर जगह अप्लाई करना, नियम समझना। हरि सिंह नाम नहीं रहना चाहिए, शासक नाम रहना चाहिए जो ऊपर से आया है, और एक जन नेता है। और देश 1947 में आज़ाद हो गया। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय वो जेल में थे, लेकिन आज़ाद होने के समय ये था कि अंग्रेज जा रहे थे, तो ये था कि कौन भारत से मिलेगा, कौन भारत में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। लगभग सबका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें भारत में रहना है। कुछ लोगों की दिक्कत थी, जैसे हैदराबाद की दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ का शासक मुस्लिम था, उसको भारत के साथ मिलना नहीं था, पाकिस्तान से मिल नहीं सकता था क्योंकि बहुत दूर था। भूगोल भी हर बात को तय करती है। जूनागढ़ की अपनी समस्या थी, सबके पास इतने ऑप्शन भी नहीं थे, मिलना तो कहीं नहीं चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जैसे हमारे महान राजनीतिज्ञ, प्रतीकात्मक रूप से इसमें माउंटबेटन का भी बहुत बड़ा रोल है। वीपी मेनन एक आप जानते नहीं होंगे, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये आपको दिखाएगा कि एक टीम कैसे काम करती है। एक आदमी प्यार से बात करता था, दूसरा डंडा लेके बात करता था, और इन दोनों के बीच में एक होता था वीपी मेनन, जो दोनों, अरे कार डंडा चल जाएगा, मैं संभालता हूँ, तुम साइन करो यार। तो डिप्लोमेटिक चीज़ें कैसे होती थी, और बड़ा काम है इस सब में तीनों का। चूँकि हम भूल गए कई लोगों को, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल भी आ सकता है इससे कभी भी, और सामाजिक दायित्व तो भी है कि हमें अपने हीरो को याद रखना है, उनसे सीखना भी है। तो बात करते हैं, जब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि वहाँ जब गए हरि सिंह से मिलने, हरि सिंह मिलता ही नहीं था, डरता था और सोचता था क्या मिलूँगा, क्या जवाब दूंगा, क्योंकि उसके मन में कई चीज़ें चल रही थी। और चलने के पीछे रीज़न भी था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी मिल सकता था, ऑप्शन तो ऊपरी था, भारत से भी मिल सकता था, और स्वतंत्र भी रह सकता था, क्योंकि उसको लगता था उसके पास सबसे बड़ा संसाधन जो है वो है सुंदरता, प्राकृतिक। तो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड जैसा भी स्वतंत्र रह सकता था। तो उसके दिमाग में ये सब विचार भी थे। लेकिन पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने वहाँ से सोचा कि इसको हम कब्जा कर लें, और वहाँ से एक हमला कर दिया, कबाइलियों का हमला। सीधे रूप से नहीं कहा, क्योंकि सीधे रूप से हमला नहीं कर सकता था पाकिस्तान, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ ना, तो उस समय दोनों के जो सेना प्रमुख थे वो ब्रिटेन से थे। यह कहने का मतलब ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि हम छोड़ें और ये सीधे लड़ जाएं तो हमारे ऊपर बदनामी हो कि देखो जाते जाते बवाल कर गए, पर ब्रिटेन ये भी चाहता था कि एक ना हो। तो ब्रिटेन की जो चाल हमेशा रही है ना, वो चाहता था कि हमेशा अंदर ही अंदर लड़ते भी रहें, ताकि दुश्मनी रहेगी तो कमज़ोर रहेंगे तो हमें पूजेंगे, हमारा प्रभाव रहेगा, हमारा डोमिनेंट रहेगा। लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि सामने लड़ जाएं और हमें बदनामी हो। और उस समय का माहौल काफ़ी ख़राब भी था, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, चीज़ें बहुत चाहते थे। तो लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था, तो उन्होंने अपना दूसरा रूप बदला, और कबाइलियों के थ्रू, ट्राइबल्स वहाँ जो रहते थे उनको औजार दिया अपने, कहा तुम लड़ो। कबाइलियों ने हमला किया, और हमला यहाँ तक आ गया कि हरि सिंह भयानक डर गए। और इसका जो डरे हुए टाइम में था, फिर उन्होंने कहा कि हमारी मदद करो, और मदद करने के लिए कहा कि भाई तो भारत कैसे मदद कर सकता है, भारत तो अपने अंदर की मदद करेगा, तुम तो बाहरी हो, अभी तक साइन ही नहीं तुमने किए, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं। भारत थोड़ी सिद्धांतिक था, उस समय नेहरू का टाइम पीरियड था, और नेहरू आइडियलिस्टिक है,
तो उसने कहा ठीक हम साइन कर देते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं मिलेंगे, अभी कुछ चीज़ें बस मिल रही हैं जितना ज़रूरत है। तो एक देखिए दबाव में उसने साइन किया और कहा 3 चीज़ों बस में मिलेंगे, और ठीक है कहा कुछ तो मिलो। साइन हुआ और रातों रात यहाँ से फिर तुरंत सेना गई और बचाया जितना एरिया फिर अपना हो गया, और मामला ये हुआ कि ठीक हो गया। 1947-48 में कबायली भगा दिए गए, यहाँ तक भगाया गया, पूरी नहीं भगाया गया। आज कुछ एरिया उन्हीं के हाथ में है, जिसको आप POK बोलते हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन उसको पाकिस्तानी बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, क्योंकि बताना चाहते हैं कि वो हिस्सा आज़ाद है। और बाकी तो हालत वहाँ की जान ही रहे हो कैसी आज़ाद है, खाना पानी तक नहीं है। समस्या यहाँ तक थी, समझ में आ रहा है। 1948 के आसपास एक ऐसा माहौल बना कि मिल तो गए हैं, और मैंने आपको पहले कहानी बता दी है कि शेख अब्दुल्ला को छुड़वा दिया नेहरू जी ने, क्योंकि जब बाहर से हमला होता है तो जन समर्थन चाहिए होता है। तो हरि सिंह ने उसको भी छोड़ा कि भाई ठीक है तुम बाहर निकलो, हमारी मदद तो करो अभी। तो शेख अब्दुल्ला आज़ाद हो चुके हैं, हरि सिंह हैं, भारत सरकार है, चीज़ें चल रही हैं। अब कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये स्थिति बन गई। अब देश आज़ाद भी हो चुका है, संविधान बन रहा है। अब सवाल है संविधान में किया क्या जाए। अभी तक जम्मू कश्मीर ने पूरी तरह से खुद, और शेख अब्दुल्ला स्थापित हो चुके हैं पूरी तरह से, और शेख अब्दुल्ला भी डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि भारत हिंदू है, भारत में हिंदू लोग ज़्यादा हैं, क्या हमारा कश्मीर का मिलना वहाँ सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब नेहरू जी ये चाह रहे थे कि ये अपने आप से आए। और देखो जब हम बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी तरह की राजनीतिक लगाव के साथ बात नहीं कर रहे, जितने तथ्य हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी का नाम आए ना, तो आप उसमें अपने पूर्वाग्रह मत जोड़ दीजिएगा, अपने विचार मत जोड़िएगा, घटना को घटना रहने दीजिएगा। तो नेहरू जी ने शायद सोचा होगा कि ये अपने आप से मिल जाए, इसको चलो टाइम दे देते हैं, क्योंकि अपना मिलेगा तो स्थायी रहेगा। शेख अब्दुल्ला को कहा कि ठीक है आप टाइम ले लीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न कर लेते हैं जो तुम्हें टेम्परेरी रख देते हैं, या तुम सुधार अपना मन आ जाए तब वापस आ जाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अम्बेडकर जी ने इसका विवाद मतलब कहा भाई मैं ये प्रोविज़न नहीं लिखूंगा, 370 कहा परमानेंट होगा जो होगा। तो उस समय की ये कहानी है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो दूसरे से लिखवाया नेहरू जी ने कि भाई तुम तो 370 लिखा, और 370 में कहा कि अस्थायी रूप से ये है, और कश्मीर के लिए अलग प्रावधान, जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान कर दिए। अब जम्मू कश्मीर के लिए जो अलग प्रावधान हो गए, तो जम्मू कश्मीर को क्या कहा कि तुम्हें जब मन हो मिल लाना, हटा देंगे कागज़ में, पेज फाड़ देंगे वाला, तुम तो अपने हो। शेख अब्दुल्ला ने भी कहा ठीक है हम जुड़ जाएंगे, भरोसा हो जाए, बस भरोसे की बात है। कहा ठीक। 1950 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि भारत में कुछ सांप्रदायिक इशू निकलने लगे, क्योंकि नेहरू जी तो यही कहते थे कि शेख अब्दुल्ला से, अब शेख अब्दुल्ला मतलब पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नेहरू मतलब भारत, क्योंकि उस समय यही दो प्रभावी थे। तो नेहरू जी यही कहते रहेंगे कि यार आओ भाई जुड़ो यार, अब हो गया हो तो साइन करो, पूरा फाइनल करो, अब हटाएं 370। वो कहते होंगे नहीं नहीं नहीं, थोड़ी और चेक करते हैं। और भारत में भी माहौल बड़ा है, भारत छोटा तो है नहीं कोई। नेहरू जी भी बार बार कहते रहेंगे, वो भी यही बात, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी गई है चीज़ें। अब हुआ क्या कि कुछ सांप्रदायिक दंगे हो गए, और जब सांप्रदायिक दंगे हो गए तो कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला और डर गए, तो जो पास आ रहे थे फिर से पीछे हो गए। अब जब पीछे हो गए तो एक खासियत और है कि बाहर के लोग भी मिलने आते थे, तो ऐसा माना जाता है कि कई विदेशी लोग जब मिलने आते थे शेख अब्दुल्ला से, तो उनके कान में ये बात डालते थे कि क्यों भिड़ रहे हो भारत से, बढ़िया जम्मू कश्मीर है, बहुत स्वर्ग जैसी जगह है, आज़ाद रहो, जलवा रहेगा तुम्हारा, क्या तुम। लेकिन हाँ, नेहरू जी और दोस्त बहुत अच्छे थे, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी, और ठीक है, दोनों की दोस्ती का रीजन है दोनों की विचारधारा, दोनों क्या थे, समाजवादी थे। तो भाई कहानी ऐसी बनी कि किसी ने कान में बात डाला होगा कि यार कहाँ अब्दुल्ला जी मिल रहे हो, इतना सुंदर है कि अपने आप रेवेन्यू आएगा, कोई ज़रूरत और तो है नहीं तुम्हें, बाकी हम भी देंगे, मैं बात करूँगा जाके USA में और ब्रिटेन में तुम्हारे लिए। तो उसके दिमाग में अलग होने का संगम आने लगी, और ये बात नेहरू जी को पता चल गई।
नेहरू जी ने तुरंत जेल में कहा पैक करो इसको पहले। यहाँ देखो कि नेहरू जी ने अपनी दोस्ती से ऊपर देश रखा, क्योंकि नेहरू जी को भी था कि भाई 1952-54 के बाद के लोग कहते सब कि और कर लो, तुम ही इतना दुलार कर रहे थे इतनी देर से, पटेल जी सही थे। अब देखो 1950 में ना पटेल जी भी पंचतत्व में विलीन हो गए, और नेहरू जी का ये बहुत बड़ा एक रोल है सबको मिलाना। बाद में पटेल जी का तो दिव्य रोल है, उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब पटेल जी है नहीं, नेहरू अकेले हैं, गांधी जी भी नहीं हैं, तो पटेल जी भी, नेहरू जी भी बेचारे डर रहे होंगे कि सब व्यंग कर रहे थे कि और देखो तुम्हारा दोस्त धोखा देने जा रहा है, इसी को मिला रहे थे, अब ये बिल्कुल अलग होने की बात करने वाला है, तो अंदर डाल दिया। और जब अंदर डाला, चूँकि वो जन नेता थे, और यहीं से वहाँ के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि हमारे ऊपर भारत अपना हक थोप रहा है। और जब आपके ऊपर कोई हक थोपता है ना, तो आप रिटेलिएट करते हो कि यार, समझ में आई बात। जबकि शेख अब्दुल्ला के लड़के को पूरा पढ़ने का इंतजाम नेहरू जी ने कराया। दोस्ती अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है चीज़ें गड़बड़। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया। अब वहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप बनने लगे, स्वायत्तता की मांग होने लगी, कश्मीरियत की मांग होने लगी। देखो अभी कहीं मुस्लिम धर्म का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, अभी कश्मीरियत की बात है। कश्मीर एक कल्चर से जुड़ा मामला है कि हमारे कल्चर को रहने दो, और वहाँ कई सारे ग्रुप बनने लगे। और चुनाव होता था सब कुछ, बार बार चुनाव जो होता था उसमें ऐसा लगा करता था कि कहीं ना कहीं दिल्ली का दबाव है, दिल्ली से चीज़ें चल रही हैं, और दिल्ली से लगातार कंट्रोल भी होता था। और कंट्रोल होने के पीछे रीजन बहुत साफ था कि हमें उसको अपने साइड रखना है। अब लड़का बिगड़ जाए तो उसको छोड़ते थोड़ी है, टाइट करते हैं, मामला ऐसे ही है कुछ। तो वहाँ यूथ, और देखो हमेशा हर 20 साल में किसी एक जगह पे नए यूथ आते हैं। जैसे आप अपने अपने जिस एरिया के होगे, देखोगे 10 साल बाद नए नए बच्चे फिर आएंगे। जैसे तुम लोग जब 27-28 साल के होगे ना, तो नई जनरेशन दिखेगी, क्योंकि अभी तुम नई जनरेशन हो, तुम्हारे बाद नई जनरेशन फिर एक आएगी। और तुम लोग अच्छा नए लड़के हैं ये समय, जब जाओगे आज से 10 साल बाद अपने गांव आओ, तो चाचा प्रणाम, है ना, ऐसे कई मिलेंगे। शायद तब ना मिले तुम लोगों के समय में, है ना, लेकिन अभी तो यही चलता है। तुम लोग करते होगे ना, चाचा प्रणाम, बुआ प्रणाम, है ना, आए हो गाँव, अच्छा कब तक रहोगे, ये सब है। तो यूथ हमेशा रहती है, और यूथ ही सब कुछ करता है। तो एक जनरेशन यूथ आई, फिर दूसरी जनरेशन आई, और जब लोगों में असंतोष होता है तो एक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में होता है कि चुनाव जीतेंगे और अपने हिसाब से चीज़ें कर लेंगे। चुनाव कहा जाता है कि अपने आप में किसी भी क्रांति को रोकने का सबसे साधारण और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि चुनाव अपने आप में ही क्रांति है। खून की क्रांति से अच्छा चुनाव की क्रांति होती है। तो हर जनरेशन 5 साल में चुनाव होगा, सब बदल जाएगा और ये होगा, लेकिन वही चीज़ें चल रही हैं। इंदिरा गांधी और टाइट कि चाचा तुम अंदर ही रहोगे, अब ठीक है, अब क्या करें, पापा के दोस्तों पर क्या कर सकते हैं, पर चीज़ें बाहर की या अंदर रखा, इस तरह होता रहा लगातार। और फारूक अब्दुल्ला भी थोड़ी, अब कहीं ना कहीं उनकी नीयत बदल भी रही थी, तो अब रिएक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवहारिक चीज़ होती है राजनीति में। अब जम्मू कश्मीर में कई ऐसे समुदाय और ग्रुप बन चुके हैं जिनमें क्रोध है, हल्का सा, लेकिन वो क्रोध को चुनाव के माध्यम से सॉल्व हो सकता था। चुनाव जीते थे और वो अपने आप से करते, घर का मामला निपट जाता। तो इन लोगों ने मिलकर एक बनाया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, MUF। और देखो जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है उसकी अलग डिमांड है अपने कश्मीरियत को लेकर, अपने कश्मीर को लेकर। और एक था नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके शेख अब्दुल्ला थे। सवाल सबसे टर्निंग पॉइंट आता है 1987 का चुनाव। कश्मीर या जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे टर्निंग पॉइंट यही है। किसी भी आज जो घटना हो रही है उसको मूल ट्रिगर पॉइंट यही माना जाता है। 1987 का समय है और चुनाव होते हैं
मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वहाँ के सबसे यूथ लोगों की पार्टी होती है कि हम चुनाव जीतेंगे और बदल देंगे। जैसे आज की डेट में कई यूथ है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस का अलाइंड है और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है अपना, दोनों चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में ये स्थिति साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को हराने के लिए दिल्ली से दबाव आया है और यहीं से उस पार्टी को, यहाँ वहाँ के यूथ को ये लग जाता है कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ गलत कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। और लोकतंत्र जो बंदूक से कहीं महत्वपूर्ण होता है वो हार जाता है, चुनाव हार जाता है और यहीं से चालू होता है राजनीतिक अविश्वास की खाई। अब यहाँ आता है तीसरा प्लेयर जो बहुत ताक के बैठा था, पाकिस्तान। घर की लड़ाई हो लेकिन बुआ ना आए या मौसी ना आए तो लड़ाई संभल जाती है, या कोई बाहरी रिश्तेदार ना आए। लेकिन कोई बुआ खौरियाई बैठी हो, तुरंत आएगी दूसरे दिन पैक करके सामान, काय बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ है, काय मोड़ी हमें ना, बिल्कुल समझ आई। तो मामला कुछ ऐसा होने वाला है। पाकिस्तान पूरा गुस्सा बैठा था क्योंकि 1971 में हमने पाकिस्तान का हाथ काटा था, तो पाकिस्तान ये कहता था कि हम उनका गला काटेंगे, मतलब कश्मीर। पहले का गुस्सा था फिर निकल आया। पुराना प्यार खतरनाक होता है भाई। पुराना पहला प्यार था, उसको 1947 से मिलाना चाहता था, ईगो भी था, प्यार भी था, लेकिन मामला सुलझा रखा था। लेकिन 1987 में उसको मौका मिल गया। पुराना प्यार और साथ में 1971 का बदला कि मेरा हाथ काटा था, हम गर्दन काटेंगे। और यहाँ का यूथ गुस्सा में बैठा, तो बस अब बाउंड्री लाइन को लेकर भारत ज़्यादा अच्छी सुरक्षा रखता नहीं था। उसे लगता था ठीक है बाउंड्री लाइन है। तो पीओके में यूथ गया बहुत सारा जो नाराज था और वहाँ से बंदूक लेके आ गया कि अब चुनाव से नहीं, अब बंदूक से करेंगे। और यहीं से पूरी एक जनरेशन जो चुनाव के माध्यम से सब सही करना चाहती थी, मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा, गलत हमेशा गलत होता है। अब हमारे घर में अगर कोई भाई है और गलत करने लगे गुस्से में, तो फिर उसको मूर्ख ही कहेंगे। मूर्ख क्या कहेंगे? जूता लात करेंगे। तो वो गए और पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान ने सारी बंदूक, सारा ट्रेनिंग, इसीलिए कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का आज़ाद कश्मीर वाला पार्ट है वो ट्रेनिंग कैंप है। उरी में वहीं पर मार खा, इसीलिए कहा जाता है उरी में हम कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं गए थे, उसी ठिकानों पे गए थे। वहीं से ट्रेनिंग देता था पाकिस्तान और अस्त्र शस्त्र देता था और जाता था, कहता था कि जाओ। और 87 से ये चीज़ शुरू कर दी। और पाकिस्तान ने ये क्या कहा कि जाओ कश्मीर कश्मीर, तुमने कहा हाँ कश्मीर। पर पाकिस्तान को पता था कि अगर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो ये फिर आज़ाद हो जाएगा। तो उसने कश्मीरियत को मुस्लिम धर्म के साथ लिंक करना चालू कर दिया। ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है। अब समस्या बहुत विकराल हो जाएगी। और यही हुआ फिर कश्मीर से। देखो गए तो कई तरह के लोग थे, जैसे मान लो एक एक्स गया, एक वाई गया, है ना, यासीन मलिक जो सब जानते हो, ये सब गए। तो कुछ लोग ऐसे थे कि हमें कश्मीर के लिए लड़ना है, तुम हथियार देना हो दो, ना देना हो ना दो, लेकिन ये मत सोचो कि हम तुम्हारे धर्म के लिए लड़े। लेकिन कुछ थे कि हम कुछ भी करने को तैयार है। तो पाकिस्तान ने एक दिमाग लगाया, दोनों को हथियार दिया शुरू में, पर दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे किसको लंबे समय तक देना है और किसको रोक देना है। दोनों को शुरू में दिया, लेकिन एक को रोक दिया। किसको रोक दिया? जो कश्मीरियत करते थे। लेकिन जो कश्मीर समस्या को मुस्लिम समस्या बना रहे थे, उनको देना चालू रखा। और यहीं से फिर वहाँ दो तरह के लोग हो गए, एक पाकिस्तान में मिलना है और एक कश्मीर को आज़ाद करना है, और एक ऐसा है जो भारत के साथ रहना चाहता है। अब वहाँ तीन तरह के लोग हो चुके हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 1990 के सब घटनाएं हैं। 2004-05 तक सब चीज़ें शांत हो गई। अब भाई कितना लड़ लोगे? हिंदुओं को भगाया होगा, पंडितों का आपने देखा होगा, कश्मीरी पंडितों को भगाया, ये सब वहाँ सांप्रदायिक रूप ले लिया। अब सोचिए वहाँ जब सांप्रदायिकता होगी तो पूरे भारत में रिफ्लेक्ट करेगी। तो समस्या कश्मीर की थी पर असर पूरा भारत में
दिखने लगा। जैसे आप पहलगाम में देखो, वहाँ पर धर्म पूछा तो हर जगह स्टेटस, तो ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा जो भी होगा, पर भारत पूरा प्रभावित हो रहा है अब। समझ में आ रही बात? ये बात, समस्या का दूसरा रूप भी देखो आप। ठीक, तो समस्या विकराल हो गई। लेकिन ये था कि चलो एक जनरेशन थी भाई जिन्होंने बंदूक उठाया था 90 में, रहे होंगे 20 साल 20 साल के लड़के, 20 साल बाद जब 40 साल के हो गए तो घर वालों ने कहा होगा चुपचाप से कमाओ खाओ, बंदूकें कम होने लगी, कश्मीर शांत होने लगा। एक तो ये है कारण, उम्र का भी रहा। दूसरा कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सूझबूझ वाली राजनीति। कहा कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। यहाँ देखो कि जो स्टेक होल्डर है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज के बाद ये अप्रोच आता है, जो है उससे बात तो करनी पड़ेगी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो है, अब वो पिक्चर में आ चुका है तो उससे बात किया और चीज़ें संभली थोड़ी। और सबसे ज़्यादा रोल था उसमें, कहा था कश्मीरियत का महत्व देंगे, जमहूरियत का महत्व देंगे, इंसानियत का। तो इस बात में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई हम जो भी करेंगे उसमें 3 बातें याद रहेंगी। कश्मीरियत मतलब कश्मीर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ कहीं ना शुरू हो जाए, ठीक है, हाँ, कश्मीर इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जमहूरियत, जमहूरियत का मतलब है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वहाँ रहेगी, लोग अपना नेता खुद चुनेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ थी इंसानियत, सबसे ऊपर इंसानियत रहेगी। और इस तरह मामला सुलझा। 2005 के बाद फिर एक नई जनरेशन आई, शांत था चीज़ें, मतलब इतना भी शांत नहीं था, शांत था। लेकिन वहाँ पर एक मामला हुआ, अमरनाथ का मामला। अमरनाथ वहाँ एक मंदिर है, मतलब अमरनाथ वहाँ नहीं है, लेकिन अमरनाथ वाले जो जाते हैं वहीं से जाते थे, तो उनके रहने के लिए कुछ आवास की व्यवस्था करनी थी। तो कश्मीर की कुछ ज़मीन उस ट्रस्ट को दे दी गई, और वहाँ पर पाकिस्तान ने ये बात फैला दी कि देखो हिंदुओं के लिए तुम्हारी ज़मीनें दी जा रही हैं। और फिर एक मामला उभर गया और एक जनरेशन फिर आतंकवाद में आ गई। 2013-14 में जब सोशल मीडिया का असर हुआ तो फिर और पत्थर चलाने वाली की भर्ती, और ये सब भरना आसान हो गया पाकिस्तान को, लोगों को भड़काना है, चीज़ें हुई। फिर बुरहान वानी को मारा गया, तो बुरहान वानी के प्रति एक अलग से वहाँ माहौल बनाया गया, मतलब प्रोपेगेंडा चलाया गया। और इस तरह से एक नई जनरेशन पूरी फिर आतंकवाद में संलिप्त हो गई। और जब आतंकवाद में संलिप्त हो गई तो फिर आतंकवादी घटनाएं हुई। सवाल था कि समाधान हो क्यों नहीं रहा था। सरकार इतना पैसा देती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अगर प्रति व्यक्ति सरकार का खर्चा आपका 10 रुपये है तो जम्मू कश्मीर के एक आदमी के लिए 30 रुपये सरकार देती है, बहुत ज़्यादा देती है। क्यों देती है? कि नाराज ना रहे। जैसे मम्मी नहीं है कि नाराज है बेटा, जो जैसे बड़ा भाई हमेशा फूफा नहीं बन जाता, छोटे ले लो चल जाओ भाई, चूँकि अभिनय छोटा है ना तो इसलिए बड़े भाई को बोल सकते। कल वैसे भी बेचारा कह रहा था कि आज तक थाली नहीं उठाते, ठीक है, कोई नहीं, मैं भी छोटा भाई हूँ, मैं भी जानता हूँ, है ना, ताला लगाने का दर्द, ठीक है, सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है रहा। तो यहाँ तक मामला समझ में आ गया कि मामला शांत क्यों नहीं हो रहा था। इतना खर्च कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, क्यों नहीं हो रहा था, वहाँ के लोग क्यों नहीं जुड़ रहे थे, 2 जनरेशन कैसे चली गई। तो पता चला ये आर्टिकल 370 एक बवाल करके रखा हुआ है। क्यों? 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दे रखे हैं। जम्मू कश्मीर को जो अधिकार दिए उनका यूज जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियां कर रही हैं, और जम्मू कश्मीर में 2 या 3 पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। तो जम्मू कश्मीर के लोकल के लोग हैं, पार्टी है, और दिल्ली है। अब होता क्या है कि दिल्ली पैसा भेजती है इनके पास, क्योंकि वहाँ शांति करो। और ऐसा लगता था ये शांति चाहते ही नहीं है, क्योंकि शांति हो जाएगी तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं रिसोर्स कर्ज। आपको पैसा इसलिए दिया जाए कि गंदगी साफ करो, तो आप जानबूझ के गंदगी करो कि अभी और फंड आना है। तो ये भी हो सकता है। तो कहा गया कि इनका मामला कुछ गड़बड़ है। ये बीच में जो पॉलिटिकल दलाल हैं, वहाँ के लोकल लोग राजनीति में नहीं है। ये अपने आप को समझ रहे हैं, लोकल लोग अभी गुस्से में हैं। ये दिल्ली में कुछ आके बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं, मतलब समझ लो, दिल्ली में आके बोलते हैं हम समस्या समाधान कर देंगे, वहाँ जाके कहते हैं लो 500 पत्थर चलाओ, होगा। तो मामला बड़ा संगीन था कि ये, और इनको पावर कहाँ से मिली हुई थी? 370 से। 370 का इनके पास कवच था। कवच कई तरह का था, जैसे पुलिस को लेकर
केंद्र सरकार और ज़्यादा आदेश नहीं दे सकती थी, क्योंकि वहाँ की पुलिस 370 के तहत विशेष प्रावधान में चलती थी। सरकारी योजनाएं वहाँ नहीं जा पाती थी, जो जाती थी इनके थ्रू जाती थी, क्योंकि भारत सरकार की सीधे योजना नहीं जा सकती थी, क्योंकि 370 था। तो समझ में आ गया मामला कि 370 ने दूरियां बना दी हैं, और उस दूरी में जो बीच के राजनीतिक दलाल हैं वो मलाई खा रहे हैं, और मामला सॉल्व नहीं होगा, पूरा पैसा पानी की तरफ बह रहा है। तो पहले कहा 370 हटाओ, ये हुआ 370 को हटाना। 370 हटाने से एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। सरकार को ये था कि 370 हटेगा, वहाँ के लोग जुड़ेंगे, अपना नेता खुद चुनेंगे, केवल 2 पार्टियां का असर नहीं रहेगा, और जब बात फिर से कहने लगेंगे तो फिर कोई बुआ और मौसी नहीं आएंगी। जब आप सीधे अपने पापा मम्मी से खुद बात कर लोगे तो किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये है स्ट्रेटजी। एक दिन में नहीं समस्या खत्म होगी। समस्या खत्म होगी कि जब ये जनरेशन जो बंदूक उठा चुकी थी वो बूढ़ी होगी, जो नई जनरेशन के बच्चे आएंगे, जब उनको रोजगार मिलेगा, उनको हर चीज़ मिलेगी, वो बंदूक नहीं उठाएंगे, और तब जाके कश्मीर भारत में, कश्मीर तो अपना ही है, कश्मीर के लोग अपने हो जाएंगे। और इसीलिए देखो रोजगार चल रहा था, सब लोग खुश थे, सब अच्छी चीज़ हो रही थी, ये चीज़ें सामने वाले को बुरी लग रही थी। इसीलिए इस आतंकवादी हमले से अगर रोजगार वहाँ बंद होता है तो सबसे ज़्यादा जीत पाकिस्तान की होगी, क्योंकि वो यही चाहता है। और इस मामले में इस बार चेंज भी आपको दिखा कि पहली बार वहाँ के लोगों ने समर्थन किया, उनको पता चल गया कि सच्चाई क्या है। सारा खेल तो सच्चाई का था, कि प्रोपेगेंडा और सच्चाई के बीच में अंतर पता करना होगा। तो कश्मीर का समाधान एक दिन में नहीं निकलेगा, लंबा है, और एक जनरेशन का समाधान है। और 370 का रोल समझ में आ गया, और कुल मिला के राजनीतिक अविश्वास सबसे मुख्य कारण है। और यहाँ से आपको डेमोक्रेसी का महत्व समझ में आता है। बहुत सारी चीज़ें आज हमने सीखी, और मुझे लगता है कि अब आपको ऐसे लग रहा हो जैसे परिवार का ही मामला, कोई बड़ा मामला नहीं हो जाएगा सही। तो ये समझना है और इसको महसूस करना है। इसमें इंटरनल फैक्टर भी हैं, अविश्वास, एक्सटर्नल है, मौका दिया, सिक्योरिटी बाउंड्री को हमने नहीं सिक्योर किया। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी कारण हैं कि गुस्सा है और आप उसको पैसा नहीं दोगे, खाने को नहीं दोगे, अच्छा शिक्षा नहीं दोगे, स्वास्थ्य नहीं दोगे, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखने लगी। समाधान भी आपको पता चल गया होगा कैसे चल रहा है। वहाँ के लोकल पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम प्रधान, महापौर, जो भी होता है सब बनेंगे, लोगों को सहभागिता होगी, चुनाव में, निर्णय में सहभागिता होगी, उन्हें अपना कश्मीर लगेगा। तो कश्मीर जब अपना है तो फिर भारत अपना हो जाएगा, और इस तरह से मामला सब सुलझ जाएगा, और ये समाधान होगा। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं बाहर होने का, तो अलग होने का। तो पाकिस्तान जो सोच रहा है वो बिल्कुल ये है कि सपना देख रहा है, और सपना क्या देख रहा है, पागल है, पागल को क्या ही कहेंगे। 60 साल पहले था, रहे ना रहे पता नहीं, ठीक है। सवाल अब अगला डिस्कशन होगा, पीओके को भारत में कब मिलाना चाहिए। आज का डिस्कशन में कोई सवाल कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। ठीक, नमस्कार।